नमस्कार साथियों, मैं दीपांशु कुशवाहा आप सभी का कृषि कोर्स के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती 2026। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि यूपी में आई हुई एक वैकेंसी पशुधन प्रसार अधिकारी, है ना? जो ये वैकेंसी आई हुई है इसमें एक डिप्लोमा माँगा गया है। बीएससी एग्रीकल्चर वालों को इसमें एलिजिबल नहीं किया गया है। बड़ा ही बवाल मचा हुआ है एकदम से, जो है ट्विटर ट्रेंड वगैरह सारा कुछ चल गया। तो उसी को थोड़ा-सा आज हम मद्देनज़र रखते हुए उसी के बारे में हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि जो आपका पशुधन प्रसार अधिकारी का जो डिप्लोमा होता है ना? ये डिप्लोमा होता क्या है? शायद अभी से बहुत कम लोग, आज से पहले बहुत कम लोग इस डिप्लोमा के बारे में जानते होंगे। पर अब ये जो वैकेंसी आई है ना? इसके बारे में अब लोग जान भी जाएँगे और हो सकता है कि अभी बहुत कम लोगों ने इसे कवर किया है। तो चलो हमने कहा हम चलो इस पर थोड़ा-सा कवर कर लेते हैं और आपको इसके बारे में बता देते हैं कि ये पशुधन प्रसार का जो डिप्लोमा होता है, ये होता क्या है? इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि ये होता क्या है? कहाँ से होता है? कैसे होता है? इसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी होती है? पूरी जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इसके अपने क्या-क्या कैरियर अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं। आप इस डिप्लोमा को करने के बाद आप कहाँ-कहाँ पर जा सकते हैं? क्या-क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है? उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप तक सही जानकारी, सटीक जानकारी और सही समय पर पहुँच सके। बस यही हमारा एक उद्देश्य है। चलिए, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पशुधन प्रसार डिप्लोमा, इसे हम लोग एएचडीपी के नाम से भी जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड डेयरी प्रोग्राम, ठीक है ना? इस तरीके से जो है इसको, या डिप्लोमा प्रोग्राम, तो ये इस तरीके से आपका डिप्लोमा होता है। एक ही पाठ्यक्रम में अनेक नाम, जैसे इसके अलग-अलग नाम भी होते हैं, ज़रा इसको भी देखना चूँकि यहाँ से भी चीज़ें कई बार बन बिगड़ जाती हैं, है ना? चूँकि नाम अलग-अलग हैं, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे होता क्या देखो, यही डिप्लोमा, इसका नाम एएचडीपी भी कहा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा कोर्सेज है, ठीक है ना? उसके अलावा इसी को हम लोग डबल एडीपी के नाम से भी जानते हैं। डबल एडीपी, इसे हम लोग हिंदी में कहें तो पशुधन प्रसार डिप्लोमा कहते हैं। क्या कहा जाता है? पशुधन प्रसार डिप्लोमा कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अलग-अलग और भी नाम होते हैं, जैसे डीएलई यानी कि डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन, ठीक है ना? क्या है? डिप्लोमा इन लाइव स्टॉक एक्सटेंशन। दूसरा है डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है? इसी को वेटरनरी डिप्लोमा के नाम से भी जानते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यह एक पॉलिटेक्निक स्तर का डिप्लोमा कोर्स है, जो भारत के लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है। सभी राज्यों में होता है। अपने यूपी में कहाँ-कहाँ पर होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एमपी में कहाँ पर होता है, किस स्कूल में, किस डिग्री कॉलेज में या फिर किस यूनिवर्सिटी में होता है, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो मेरी बात समझ गए? अनेक नाम है, इसे हम लोग एएचडीपी के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे हम लोग पशुधन प्रसार डिप्लोमा के नाम से जानते हैं, डीएलई भी कह देते हैं, डीएच भी कह देते हैं, वेटरनरी डिप्लोमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे वही डिप्लोमा हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर हम बात करें कि पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक और प्रबंधकीय स्वरूप क्या होता है, यानी कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना? तो ये जो आपका डिप्लोमा है, लगभग 2 साल का डिप्लोमा होता है, इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ता है, उन्हीं पढ़ने के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना होता है वेटरनरी की जो एनाटॉमी है, ठीक है ना? यानी कि पशु चिकित्सा शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि वेटरनरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। एनाटॉमी आप पढ़ेंगे और यहाँ पर फिजियोलॉजी को भी पढ़ेंगे, यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान को भी आपको पढ़ना रहेगा, पशु के बारे में, ठीक है? सारी जानकारी रहेगी। फिर इसमें आपको एनिमल हेल्थ और डिजीज कंट्रोल के बारे में पढ़ना होगा कि भाई एनिमल हेल्थ के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो सारी रहेगी। डिजीज कंट्रोल भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है? लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की, कैसे हम पशुधन का प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो वो मैनेजमेंट भी हमें यहाँ पर करना होता है। दूसरी बात, पशु पोषण। अब पशु पोषण का मतलब क्या है कि एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी रखनी होती है। एनिमल न्यूट्रिशन भी हमें करना होता है। फिर आता है पशु प्रजनन, जिसे हम लोग ब्रीडिंग कह देते हैं, तो ये भी हमें करवानी ज़रूरी है। भाई जानकारी तो होनी चाहिए ना कि भाई हमें ऐसे इनब्रीडिंग करवानी है, आउट क्रॉसिंग करवानी है, आउट ब्रीडिंग करवानी है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हालाँकि बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट मेरे हिसाब से अब इनके लिए अलग से पूरा डिप्लोमा है, तो हो सकता है इनको थोड़ी और डीपली नॉलेज दी जाती होगी, है ना? और इनको प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती होंगी, जैसे कि एनाटॉमी है, उनको कुछ करके भी थोड़ा-सा बताया जाता होगा, जैसे एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में।
है ना? तो इस वजह से यहाँ पर इन लोगों को क्या किया गया है भाई, एलिजिबल किया गया है। ज़रा इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इनका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है ना? और इनकी पूरा जो डिप्लोमा होता है वो इस तरीके से अलग-अलग, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें प्रवेश प्रक्रिया और परीक्षा प्रणाली क्या होती है, ज़रा ध्यान देना। देखो पहला चरण यहाँ पर सबसे पहले 12वीं उत्तीर्ण, यदि आपने जैसे 12th पास कर लिया है, ठीक है ना? 12th पास कर लिया है और फिर उसके बाद आप स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा होती है, फिर उसके बाद आपका मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद तब जाकर के आपका यहाँ पर चयन होता है, यानी कि आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जब स्टेट लेवल का ये जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, इस एग्जाम को जरा देखो, है ना? ये जब एग्जाम होता है तो एमपी में अगर हम लोग बात करें तो एमपी में ADDET करके एमपीएसबी के द्वारा ये आपका आयोजित करवाया जाता है। यूपी में अगर हम बात करें तो मथुरा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना? मथुरा विश्वविद्यालय, इसका हम अभी पूरा नाम बताएंगे, हमने उसकी फोटो भी लगाई हुई है, शायद आप लोग अगर मथुरा के आसपास के रहने वाले होंगे तो शायद आप लोग उसे जानते भी होंगे। उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक आपका विश्वविद्यालय है ना? जो कि फरवरी माह में उसके फॉर्म भरे जाते हैं। फरवरी के महीने में इसके फॉर्म भरे जाते हैं और ये हर साल वहाँ पर डिप्लोमा कराया जाता है। अन्य राज्यों में जैसे एमपी में आपका जैसे व्यापम है, एसएससी वेबसाइट के माध्यम से नोटिस या 12वीं की मेरिट के आधार पर जो है यहाँ पर क्या होता है, इसमें सिलेक्शन होता है। बात समझ में आ गई? यानी कि 12th के बाद आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में ये जो डिप्लोमा होता है वो 2 वर्ष का होता है। उत्तर प्रदेश में ये जो आपका डिप्लोमा होता है ये 2 वर्ष 3 महीने का होता है, ठीक है। 12वीं विषय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर आपने पीसीबी कर रखा है, मतलब 12th अगर अपना पीसीबी से किया हुआ है या कृषि में कर रखा है, पीसीबी का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना? या आपने एग्रीकल्चर से कर रखा है, बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री से कर रखा है, तो आप मध्य प्रदेश में है और आपने अगर 12th इन सारे में से किसी एक से कर रखा है तो आप इस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ केवल पीसीबी वाले जो आपके बायोलॉजी वाले होते हैं वही इसमें एलिजिबल होते हैं। गणित, कृषि या कॉमर्स ये सारे अमान्य होते हैं, इनको इसमें दाखिला या कह सकते हैं कि फॉर्म फिलअप करने का आदेश नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें न्यूनतम अंक की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया है एमपी में, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बताया गया है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो बीएससी में सॉरी इंटर में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी वालों के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तब आप इस डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। फिर आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आयु सीमा 17 से लेकर के 28 वर्ष तक आप जो है इस डिप्लोमा में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एमपी में। 31 दिसंबर तक आपकी आयु 28 वर्ष तक होनी चाहिए। यूपी में अगर हम बात करें तो 17 से लेकर के 25 वर्ष और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है 5 वर्ष की लगभग सबको छूट मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, कुल सीटें अगर हम बात करें तो एमपी में आपकी बहुत सारी सीटें हैं, जबकि हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग केवल 60 सीटें हैं जो कि मथुरा विश्वविद्यालय में यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। उसको अभी हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ पर और किस तरीके से। केवल 60 सीटें हैं जहां से आप इस डिप्लोमा को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर आधारित अगर हम फीस संरचना की बात करें, चूंकि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर अब इसमें चलो मान लेते हैं हम कर तो लें, लेकिन और लेकिन अभी इसमें फीस का स्ट्रक्चर क्या है ना? फीस का स्ट्रक्चर क्या है किस तरीके से यहाँ पर जो है हमें फीस देनी पड़ती है। तो मध्य प्रदेश में देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों सेमेस्टर लिखे गए हैं। पहले सेमेस्टर में 55,640 रुपए की फीस लगती है। दूसरे सेमेस्टर में 45,750 रुपए की फीस लगती है। तृतीय सेमेस्टर में लगभग 45,750 रुपए, चतुर्थ में भी लगभग सेम वही 45,750 रुपए की फीस लगती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो यदि आप ये डिप्लोमा करते हो तो 36,750 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस लगती है यूपी में, ठीक है ना? अगर आप इस डिप्लोमा करते हो तो यहाँ पर भी आपके 4 सेमेस्टर के आसपास होते हैं और वो भी आपके 36,750 रुपए जो है वह आपको यहाँ पर प्रति सेमेस्टर देना होता है। अन्य राज्यों के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर फीस संरचना भिन्न होती है, मतलब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग इसकी फीस संरचना बताई गई है, जिसमें औसतन 5,000 से लेकर के 15,000 तक का अंतर देखा जा सकता है। मतलब लगभग इतना अंतर पड़ेगा पर सेमेस्टर के हिसाब से, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये तो हो गई आपकी सेमेस्टर आधारित फीस की संरचना की किस तरीके से कैसे क्या होता है, सारी बात जानकारी हमने दे दी आपको, ठीक है। प्रमुख मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे एमपी में अगर हम बात करें, अगर आपको ये डिप्लोमा करना है तो एमपी के अगर आप निवासी हैं तो वहां पर
कहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हो? मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो कि जबलपुर में स्थित है, ठीक है? इसकी अन्य शाखाएँ भी हैं, मऊ में है, रीवा में है, बड़वानी में है और भोपाल में है, ठीक है ना? तो आप इन अलग-अलग अन्य शाखाओं से भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डिप्लोमा को आप कर सकते हो। ये तो बात हो गई आपकी कहाँ की? मध्य प्रदेश की। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आपके पास एक विश्वविद्यालय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका मथुरा में स्थित है। यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर इसकी फोटो लगाई गई है, शायद आप लोग इसे जानते भी होंगे इस तरीके से। आप इसे देख सकते हो, ये विश्वविद्यालय है ना? और इस विश्वविद्यालय से जाकर के आप इस डिप्लोमा को क्या कर सकते हो भाई साहब, कर सकते हो। हालाँकि अभी तक बहुत कम लोगों को पता होगा इस डिप्लोमा के बारे में, चूँकि ये वैकेंसी भी कम आती है और लंबे समय से आई भी नहीं है, तो बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन हाँ, अब ज़रूर पता चल जाएगा कि इस डिप्लोमा में किस तरीके से चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश में तो आपका ये विश्वविद्यालय हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और मध्य प्रदेश में आपका नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है, ठीक है? बात समझ में आ गई। अब देखो, इस डिप्लोमा को करने के बाद आप कहाँ-कहाँ पर जा सकते हो, यानी कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या-क्या हो सकती हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि इस डिप्लोमा को करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब में, जैसे लाइव स्टॉक ऑफिसर, हाल ही में यूपी में 1291 पदों पर जो भर्ती आई है, वो आपकी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम पर जो वैकेंसी आई हुई है, वो यही डिप्लोमा वाले आपके क्या किए गए हैं, वहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी की जो वैकेंसी आती है, उसमें इसी डिप्लोमा वाले यहाँ पर जो है एलिजिबल किए भी गए हैं, आपने देखा भी होगा। एआई टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, ये वो एआई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, उसके तकनीशियन की यहाँ पर जो है वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, तो उसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। लाइव स्टॉक सुपरवाइजर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सटेंशन वर्कर के लिए आप लोग यहाँ पर क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना? तो ये तो आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो कि इस डिप्लोमा के माध्यम से निकलती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फिर आता है, आप अपना यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, स्वरोजगार भी अपना सकते हो। जैसे आप इस डिप्लोमा को करने के बाद आपको ब्रीडिंग, फीडिंग मैनेजमेंट, केयर मैनेजमेंट, ये सारा कुछ आ जाता है अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ पर डेयरी फार्म भी अपना चला सकते हो, पोल्ट्री फार्म भी आप अपना चला सकते हो। बात समझ में आई? डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको कर सकते हो। बात समझ में आई? अच्छा, अब अतिरिक्त शैक्षणिक विकल्प, जिसमें वेटरनरी फार्मेसी भी आप लोग कर सकते हो। जैसे अगर आप डिप्लोमा इन वेटरनरी फार्मेसी में डिप्लोमा कर लेते हो, तो वही संस्थान यही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मथुरा में स्थित है। गाँव-गाँव में पशु चिकित्सकों की सरकारी भर्तियों में इस डिप्लोमा की अत्यधिक माँग होती है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो, या अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हो। पशु चिकित्सक के रूप में आप अपनी फार्मेसी, जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर आप अपनी मेडिकल स्टोर टाइप या फार्मेसी टाइप भी खोल सकते हो, पशुओं का इलाज कर सकते हो। गाँव-गाँव में आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं, वो एआई इंसीमिनेशन वाला जो बॉक्स होता है, वो सारी चीज़ें रख लेते हैं, और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं गाँव-गाँव में, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से अभी आपको ये सारी जानकारी हमने दे दी है। पशुधन प्रसार अधिकारी का ये डिप्लोमा क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, आप में से कुछ छात्र बीएससी एग्रीकल्चर वाले होंगे, वो हो सकता है कि इस वीडियो पर गुस्सा भी दिखा दें कि सर आपको क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की। देखो, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है। अवेयरनेस यानी कि, और वैसे इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, हालाँकि बीएससी एग्रीकल्चर मैंने भी किया है ना? एमएससी एग्रीकल्चर भी किया हुआ है। तो अब देखो, जो चीज़ है वो है, आयोग ने जिस जिस निर्णय को लिया, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। अपना तो प्रयास है कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हो जाएँगे तो अच्छी बात है ना? अपनी तो पूरा प्रयास यही है। बाकी ठीक है, और जैसा आयोग चाहेगा वैसा होगा, है ना? अपना तो सिर्फ़ एक प्रयास है, और जो जानकारी थी वो हमने आप तक साझा की। वीडियो कैसा भी लगा हो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना एक प्रयास कि सही जानकारी सभी लोगों तक सटीक तरीके से पहुँच जाए,
बस यही एक प्रयास है ना? और इसी मुहिम में लगे हुए हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा, चाहे भले ही एक छोटा-सा स्माइली ज़रूर भेज दीजिएगा, लेकिन अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो गई है। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपसे आगे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा, है ना? अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिए, अपने से छोटों से प्रेम और स्नेह की आकांक्षा रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।